चलो देखो भाई, तो हम लोगों को पढ़ना भी है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, शुद्ध संधारित्र परिपथ और शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, कौन सा परिपथ? प्रतिरोध परिपथ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, इसके बगल में ही सिखा देंगे दूसरा, जिससे कि प्योर शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट। और फिर ये तीसरा पार्ट आएगा शुद्ध संधारित्र परिपथ, प्योर कैपेसिटिव। वाला पेपर होगा गाड़ी में ही पढ़ा, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट। तो ये तीनों आपको पढ़ना है। अगर ये तीनों आप सीख गए तो इसके बाद आपको आगे सीखना काफी आसान होगा। तो इसके बाद इसको देखिएगा, ये इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये सर्किट डायग्राम है, प्योर रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये एसी का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस है, ये एसी है। ये एसी मतलब इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन हमेशा आपको ले लेना है V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। चाहे V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी ले लो, चाहे E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी लेके पूरा सॉल्व करेंगे। एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही प्योर इंडक्टिव वाले केस में इनपुट एसी ले लीजिए, V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इनपुट वोल्टेज तो हर जगह सेम है ना, प्योर कैपेसिटिव। तो इसमें इनपुट एसी कितना है बेटा? V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। अब तीनों में हमको V पता है, तीनों में हमको I पता करना है कि धारा कैसे होगी, करंट कैसा होगा। तो करंट, अब इससे हम ये पता चलाएंगे कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है करंट और वोल्टेज में। ये तीनों सर्किट के लिए ये हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग इसके बाद तीनों सर्किट का करंट देखने वाले हैं। तो अगर हमको ये पता चल चुका है ये वाला वोल्टेज, तो करंट निकालने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। अगर आपको वोल्टेज पता है और करंट निकालना है, क्या करना चाहिए? वोल्टेज पता है, करंट निकालना है, V इक्वल्स आई आर होता है ना। तो R से अगर इसमें भाग दे दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए R से, तो करंट बन जाएगा ना। इसको आरोपित वोल्टता, आरोपित वोल्टता का समीकरण क्या होगा बेटा? V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। उपरोक्त समीकरण में R से भाग देने पर तो V अपॉन R इक्वल्स V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो V अपॉन R को I लिख सकते हो, ये I नॉट हो गया साइन ओमेगा टी। तो इससे क्या पता चलता है? इसके भी एज ओमेगा है, ओमेगा टी में। इसका कला कितना है वोल्टेज का? ओमेगा टी। और इसका कला कितना है? ओमेगा टी। तो इनमें दोनों में कलांतर नहीं है, कलांतर जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है। क्या पता चला? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ होगा तो धारा और वोल्टता के मध्य कोई कलांतर नहीं होगा। क्या? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कोई कलांतर नहीं होगा। ये हमको पता चल गया, इतने में कोई कष्ट थोड़ी होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? ग्राफ। तो V का ग्राफ मान लो ऐसा जीरो से शुरू हुआ है, तो क्या I का ग्राफ भी जीरो से ही शुरू होगा?
क्या आई इससे आगे पीछे नहीं रहेगा, साथ साथ ही तो चलेगा। तो ये आई का ग्राफ हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये ऊपर या नीचे का कोई फिक्स रूल नहीं है किसी को भी। ये आप इसका अधिकतम वोल्टेज है तो ये V0 से प्रदर्शित कर सकते हैं, अधिकतम धारा को I0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये जो डॉटेड से बनाया है ये धारा का ग्राफ है। अब इसको हम लोग अगर वृत्त पर प्रदर्शित करें, इसी पूरे ऑसिलेशन को, इसी पूरे दोलन को अगर हम वृत्त पर प्रदर्शित करें, सर्कल पर रिप्रेजेंट कर दें, तो जो डायग्राम बनेगा उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर आरेख हिंदी में कहते हैं फेजर आरेख, इंग्लिश में फेजर डायग्राम। क्या कहा हमने? जो ये दोलन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, जो तरंग उत्पन्न हुई है, इसको अगर हम किसी वृत्त पर प्रदर्शित कर लें, क्या कर दें? इसको अगर हम किसी वृत्त पर प्रदर्शित कर दें तो जो आरेख प्राप्त होगा, डायग्राम मिलेगा, वो फेजर डायग्राम कहलाएगा। अच्छा, ये 11th क्लास में एक चैप्टर है ऑसिलेशन, दोलन, तरंग और दोलन। तो दोलन वाले चैप्टर में आप फेजर पढ़ते हैं, वहां नहीं पढ़ा है तो यहां समझ लीजिए कि जैसे ये पूरा एक चक्कर कितने का है बेटा? कोण कितना है टोटल? यहां से यहां तक का टोटल कोण कितना है? 2 पाई है कि नहीं है? 360। कैसे? अगर इसको ऐसे सोचो, ये पूरा, तो ये वाला कट करके ये वाला, ये टोटल 2 पाई है। ऊपर वाला इसको कट करोगे तो ये पाई है कि नहीं है? नीचे वाला कट करो ये भी पाई है। तो इसका मतलब ये टोटल 2 पाई है। तो इस टोटल 2 पाई को क्या सर्कल पे भी 2 पाई में दिखा सकते हैं क्या? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अगर इसी ग्राफ को हम सर्कल पे रिप्रेजेंट करें तो जो ये है, इस आरेख को क्या नाम देंगे? फेजर आरेख, फेजर डायग्राम। तो इसी को हम लोग सर्कल पे प्रदर्शित करने जा रहे हैं। किस पे प्रदर्शित करने जा रहे हैं? सर्कल पे। ये जुड़ा नहीं है। अब एक समझिए बात, ये वोल्टेज जो है वो हमने ये दिखा दिया, वोल्टेज ये V0 है और इसका किसी क्षण वोल्टेज कुछ भी होगा। ये कितने कोण पर है बेटा? ओमेगा टी कोण पर है। देखो वोल्टेज कितने कोण पर है? ओमेगा टी। लेकिन क्या धारा भी ओमेगा टी कोण पर ही है? तो क्या धारा भी इसी लाइन पे होगी? क्या धारा भी इसी लाइन पर होगी? तो अगर हमने यहाँ ग्राफ में धारा को थोड़ा कम दिखाया है तो क्या धारा के लिए छोटा सर्कल बनेगा? क्या यहीं पे छोटा सा सर्कल बना दे तो यहां तक ये I0 को प्रदर्शित करेगा कि नहीं? यस सर। बोलो। और इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएं तो ये I को प्रदर्शित करेगा। नहीं आया समझ में? क्या आया? इसी के दोलन को हमने वृत्त पर प्रदर्शित कर दिया है। चल जाएगा क्या? अब इसको बार बार सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होती है दुनिया को, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसी डायग्राम को सर्कल हटा के बस खाली ऐसा बना दिया। ये V0 हो गया, ये ओमेगा टी कोण पर क्या हो गया बेटा? V0। ओमेगा टी कोण पर क्या हो गया? V0। और ये हुआ V। तो इसी पे हमने दिखा दिया I0 और ये हुआ I। क्या इसमें कोई दोनों चेंज है क्या? नहीं है। बस यहाँ सर्कल था दो, यहाँ पे वो सर्कल हटा दिया गया। तो अब इस टाइप के ही डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम बोलेंगे। रियलिटी में वो यही है, लेकिन बार बार सर्कल बनाने में हमको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, सर्कल हटा दिया। तो इसको हम फेजर डायग्राम कह रहे हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे हमको पता चल गया धारा और वोल्टता के मध्य कोई भी कलांतर नहीं है। देयर इज नो फेज डिफरेंस इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। धारा और वोल्टता के मध्य कोई भी कलांतर नहीं है और दोनों कितने कला कोण पर है? ओमेगा टी। कितना? ओमेगा टी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इसको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, इसको फेजर द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हुआ शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का कहानी। तो अब इसी को शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। अब ये इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होगा, जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई उसमें से क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकालेगा। जो ये कुंडली है, कुंडली से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी कि नहीं, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा।
और दुनिया में हर परिवर्तन का विरोध होता है, अपोज होगा, तो ये उल्टी दिशा में फ्लक्स बनाएगा कि नहीं? तो इंडक्टर हमेशा अपने जिस दिशा में करंट आ रही होती है उसके उल्टी दिशा में करंट प्रवाहित करा देता है। ये प्रेरकत्व की कहानी है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? L से, और इसको C से। प्रेरकत्व की कहानी क्या है? उसमें जिस दिशा में भी धारा आएगी तो उस धारा का विरोध करने के चक्कर में वो एक विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करा देगा। तो अगर साम्यावस्था की बात करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, तो साम्यावस्था की स्थिति में अच्छा ये हमको इक्वेशन पता है कि नहीं? V का तो पता ही है, हमको किसका निकालना है? I का निकालना है। सारी कहानी किसके लिए मशक्कत करनी है? I के लिए। तो साम्यावस्था की स्थिति में जो V आरोपित है और इसका प्रेरकत्व का भी वोल्टेज, ये दोनों मिलके 0 होने चाहिए कि नहीं? जितना इसने बनाया होगा उतना इसने बना दिया होगा, मतलब संतुलन में आ गया होगा, तो कोई भी वोल्टता अब नहीं उत्पन्न होगी। तो साम्यावस्था की स्थिति में V प्लस VL बराबर 0। ठीक, तो V रहने दीजिए। VL बराबर क्या है बेटा? माइनस L DI ओवर DT। यही तो होता है हेनरी फैराडे के नियम से। V इक्वल्स माइनस L DI ओवर DT। E इक्वल्स माइनस L DI ओवर DT बताया था, वैसे ही V इक्वल्स माइनस L DI ओवर DT भी होगा। अब पक्षांतर करके इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? L DI ओवर DT इक्वल्स V। इसमें कोई शक? V के प्लेस पे DI ओवर DT, V के प्लेस पे आप V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। V नॉट साइन ओमेगा टी। L को नीचे बुला सकते हो क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? अब अगर DI ओवर DT पता है, धारा निकालनी है, DI पता है, DI से तुमको I निकालना है, क्या करना चाहिए? अवकलन की समाकलन, वही ऑप्शन है। डिफरेंशिएट तो है ही है बेल। अगर इंटीग्रेट करोगे तभी तो करंट आएगा। DI पता है, I निकालना है, तो क्या कर देना चाहिए? इंटीग्रेट, समाकलन करना चाहिए। अरे DI का ही समाकलन तो I होगा, जैसे dx का समाकलन x होता है। तो इसका मतलब DI पता है, I निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? समाकलन कर देना चाहिए ना। बोलो, इसमें कोई शक नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि DI इक्वल्स ऐसे लिख सकते हैं क्या? V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी, और ये डी जो dt इधर ला सकते हैं। बोलो। अब खाली समाकलन करना, बाकी जैसे ही समाकलन करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इधर भी समाकलन कर दीजिए। DI का समाकलन क्या हो गया? V नॉट अपॉन L। कुछ लोगों को टेंशन होगी कि समाकलन नियतांक आएगा, तो इसमें हम समाकलन नियतांक को 0 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 0। मतलब वो इनिशियली कोई भी उसमें चेंज नहीं है। समाकलन नियतांक क्या प्रदर्शित करता है? उसके जो ग्राफ, उसका जो रिजल्ट आता है उसके परिवार को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो कि जो ये dx है, इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो इसका मतलब है कि ये x प्लस सी, अगर इसको ग्राफ वाइज प्रदर्शित करें तो c का मान अगर 0 है तो ग्राफ यहां से मूल बिंदु से होकर जाएगा। c का मान ये कुछ, अगर इसको मान लो कि y है तो y एक्सिस और x एक्सिस। अगर c का मान 1 हो जाए, c का मान क्या हो जाए? 1, तो x की वैल्यू -1 होगी। c का मान 1 हो जाए तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है आपको। तो y इक्वल्स x का ग्राफ तो ये है ना, जब c का मान 0 है, ये तो जानते होंगे। x प्लस 1 का मतलब x का मान 0 रखो तो y का मान 1 आ गया ना। x अक्ष पे 0 रखो तो y अक्ष पे कितना आ गया? 1। और y का मान रखो तो x बराबर -1 आ गया क्या? तो क्या ग्राफ यहां से होकर जाएगा? तो y इक्वल्स x प्लस 1 का ये होगा, तो x प्लस 2 का ये होगा, x प्लस 3 का ये होगा। ऐसे ही x माइनस 1, c का मान -1 भी तो हो सकता है, -1 -2 -3, तो ऐसे। तो ये सारे परिवार को प्रदर्शित करता है c। c किसको प्रदर्शित करता है?
उसके पूरी फैमिली को प्रदर्शित करता है। लेकिन क्या इसमें सी का मान 0 वाला भी तो ग्राफ है? तो हम लोग इस पूरे एनालिसिस के अंतर्गत सी वाला जो पोर्शन है उसको हम 0 लेके चल रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसको देखिएगा बेटा, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का फिर से जो टी के साथ जो लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए। इतने में कोई टेंशन? क्या ओमेगा को बाहर लिया जा सकता है? V0 अपॉन L ओमेगा। अच्छा ये अंदर क्या बचा? माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो तुलना करने के लिए साइन ही होना चाहिए। जैसे मतलब मान लो कि ऐसे कहा जाए कि हमारी तुम्हारी तुलना करो, तो एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी ना, किसमें तुलना करो? पढ़ाई में तुलना करो या खेलने में तुलना करो या दौड़ने में तुलना करो, वो सेम टर्म होना चाहिए, तब तो बता पाएंगे। तुम किसी चीज में अच्छे हो सकते हो तो हम किसी चीज में अच्छे हो सकते हैं, तो तुलना नहीं हो सकती। अगर तुलना करना है तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा किस चीज में तुलना कर रहे हो। तो ऐसे ही ये कॉस है, ये साइन है, तुलना नहीं हो पाएगी। तो तुलना करने के लिए हम चाहे तो साइन को कॉस में बदल ले, चाहे कॉस को साइन में बदल ले। तो साइन तो यहाँ v का सब हमेशा साइन ही है, वोल्टेज वाला तो सब में साइन है, तो इसका मतलब करंट वाले को साइन में बदल लो। नहीं आया? तो कॉस का फॉर्मूला, अब एक बात और रटना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा, कॉस माइनस नहीं हजम कर पाता, सॉरी कॉस माइनस हजम कर देता, सॉरी कॉस माइनस हजम कर देता है और साइन माइनस नहीं हजम कर पाता, साइन माइनस की उल्टी कर देता है, साइन माइनस नहीं हजम कर पाता। तो अच्छा अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस को ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो सकता है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन जब अंदर अभी माइनस को भेजोगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि साइन ने माइनस उल्टी की है? ऐसा नहीं लग रहा है क्या? तो इस माइनस को अंदर भेजो, देखो V0 अपॉन L ओमेगा, इसको अंदर भेजो तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ऐसा हो जाएगा क्या? बोलो। अब अगर इसको हम प्लस वाला लिए होते तो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, और यहाँ इसके आगे माइनस है नहीं, तो तुलना हो पाती क्या? तो तुलना करने के लिए हमने यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म ले लिया है, जिससे फायदा क्या मिला? देखो साइन ओमेगा टी तो ये है, उसमें से माइनस पाई/2 है, इससे पता चल रहा है कि ये जो साइन है, ये वाला जो धारा है, ये क्या है? धारा। ये इससे ओमेगा टी तो बराबर हो गया, ओमेगा टी इसके पास है तो ओमेगा टी इसके पास है, इसके पास माइनस पाई/2 है। माइनस पाई/2 का मतलब क्या होता है? पीछे है। ये क्या है? ये पीछे है, पाई/2 कलाकोण पीछे है, धारा पाई/2 कलाकोण पीछे है। उल्टा भी बोल सकते हैं, वोल्टता पाई/2 कलाकोण आगे, वोल्टता पाई/2 कलाकोण आगे है। बोलो, वोल्टता पाई/2 कलाकोण आगे है, इससे धारा से। धारा में कुछ कम हो रहा है ना पाई/2, यहाँ पाई/2 मतलब ओमेगा टी पूरा पूरा है, तो ओमेगा टी में कुछ कम हो गया है, तो धारा में कमी आ गई है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि धारा कम है कि ज्यादा? कम है। कितना? पाई/2। या ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टता पाई/2 कलाकोण आगे है। अरे जान लो कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर आए, तुम्हारे 10 है, हमारे 8 है, तो हमसे तुम आगे हो या तुमसे हम पीछे हटके, बात तो है नहीं आया। हमसे तुम्हारा नंबर ज्यादा है, हम ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि तुमसे मेरा नंबर कम है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि वोल्टता आगे के पीछे? आगे है, क्योंकि इसमें से इसके पास सिर्फ ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी में से कुछ कम हो गया है, तो वोल्टता आगे है। या उल्टा बोलो, धारा पीछे है। बोलो, इंग्लिश में पीछे आगे को यहाँ लैग बिहाइंड बोलते हैं। लैग माने पीछे रह जाना, लैग माने पीछे रह जाना, लीड माने आगे हो जाना।
तो ऐसे कह सकते हैं करंट वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, या फिर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। बोलो भाई, अरे आवा बुढ़ी गोवा, वहां कोई कठिन बात है क्या? एक ही बात तो है, वो सेम बात। तो अब इसको देखिएगा, लेकिन अभी हमको टेंशन इस बात की है ना, ये कह रहे हैं हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, हम I बराबर ये I0 होता तब तो मजा आता है, नहीं आया? ये I0 होता तो समझ में आ जाता। पूरी क्लास एकदम ऐसे प्यासी है, लग रहा है कि जिंदगी में कभी पानी नहीं मिला है। क्रम से एकदम चल रहा है, पहले इन्होंने ढकोसा है, फिर पड़ोसी को ट्रांसफर किया, फिर पड़ोसी, और पड़ोसी को इंतजार है, आने दो अपनी भी बारी आएगी ना। सही बात है, पीते रहना बेटा, उसमें कुछ मिला तो नहीं है, एक एक घूंट लगा के तो क्लास में माहौल बना के बैठते हो। चलो देखा जाए क्या पढ़ाओगे तुम दिन पर, हैं? ये एक पहलवान बना रहा था। हाँ ये सही है, अनुभव बहुत तगड़ा है, बना है। तो देखो यहाँ पे एक समस्या है, इधर देखो, इधर ये करंट बन जाता तो मजा आ जाता ना, करंट बन जाता तो मजा आ जाता, लेकिन करंट बनने के लिए इसको रेजिस्टेंस बनना पड़ेगा ना। V अपॉन R ही तो I होता है, तो इसको रेजिस्टेंस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो हमने कहा बेटा तुम रेजिस्टेंस बन जाओ, तो कहीं ना कैसे बन जाए, हम गड़बड़ हो गया, हमारा सब खेल खराब हो जाएगा। हम कहें बेटा अगर तुम करंट नहीं बने, सुनो, अगर तुम करंट नहीं बने, इन पूरे को हमने कहा, अगर तुम करंट नहीं बने तो विमीय रूप से असत्य हो जाओगे ना, डायमेंशनल एनालिसिस गलत हो जाएगा। काहे? इधर करंट है तो बराबर के इधर भी करंट होनी चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं हम करंट नहीं है, और इनसे हम पूछे बेटा तुम, कहे हमारा तो कोनो डायमेंशन ही नहीं होता, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का कोई विमा नहीं होता। तो ये तो पल्ला झाड़ लिए कि हम विमाहीन है सर, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। तो अगर ये विमाहीन है, इसकी विमा है धारा की विमा, करंट का डायमेंशन, तो इसको करंट होना पड़ेगा, घर में घुस के होना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो ये कहेंगे सर हमने अपना तो बारी पूरा कर लिया है, हम तो वोल्टेज है सर, इन्हीं से बात करो, ये रेजिस्टेंस बन जाए तो अपना काम हो जाए। तो हमने कहा कि तो बनाएंगे रेजिस्टेंस। तो कहेंगे सर ऐसे कैसे रेजिस्टेंस कहोगे तो ये वाली फीलिंग आ जाएगी आर वाली। तो हम कहे तुम्हें अच्छा सा नाम देते हैं। तो आपने देखा होगा मूवी एक तो बाहुबली आई थी, तो उसमें एक जो ऐसे कहते हैं प्रतिघात, क्या कहते हैं? प्रतिघात। तो ये इसको हमने नाम दिया बेटा तुमको हम प्रतिघात कहेंगे, क्योंकि प्रतिघात का मतलब क्या होता है, किसी ने आघात किया तो उसके ऊपर प्रतिघात करो, दोबारा उसके ऊपर अटैक करो। तो ये भी तो अटैक ही कर रहा है, करंट गई तो करंट के ऊपर अटैक कर दिया, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, करंट करिए, जाएंगे बेटा, जाएंगे बेटा, जाएंगे बेटा, करंट जबरदस्ती करके गई है ना, तो अटैक ही तो किए थे। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या कर दिया, प्रतिघात। हमने क्या कहा, आज से तुम्हारा VIP नाम है प्रतिघात। यही टर्म कहाँ लिया गया है, बाहुबली में लिया गया है, यहीं से उठाया गया है। समझ रहे हैं ना, हम ही लोग बताते हैं उन लोगों को कि कुछ अच्छे अच्छे नाम लीजिए। वो कहे कि सर अगर हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध, प्रतिशोध, तो वो मजा नहीं आता है। प्रतिशोध, प्रतिरोध तो हर मूवी में यूज हुआ है सर। तो हमने कहा यहां से उठाइए प्रतिघात, तो मजा आ गया भाई। बाहुबली कितनी हिट हुई देखा ही था आपने। तो ये क्यों हिट हुई थी, क्योंकि ये प्रतिघात। तो ये कहेंगे सर प्रतिघात है, तो हमने कहा बिल्कुल। तो आज से तुमको हम कहेंगे X से प्रदर्शित करेंगे। कहीं अरे सर हम X हो गए, X तो समझ ही रहे हो, वो मेरा X है, मैं उसका X हूं, ऐसे होता है ना। X का माने पिछला वाला, करंट वाला नहीं, पिछला वाला। तो वही ये X बन गया। X का मतलब पिछला वाला। लेकिन ये किसके कारण है, प्रेरकत्व के कारण है। किसके कारण है, तो ये एक्सेल बन गया। क्या बन गया, एक्सेल। एक्सेल का नाम क्या है, प्रतिघात। बैल क्या नाम है, प्रतिघात। भावनाओं में बह गए तुम बेटा। एक्सेल का नाम क्या है, प्रतिघात। लेकिन ये प्रेरकत्व के कारण है ना, तो हमने कहा तुम्हें हम कहेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहेंगे, प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस है लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस है। झमसिंग नॉट,
तो इसको हम एक सुंदर से, अच्छा कोई पूछे इसका मात्रक क्या होगा एल ओमेगा का, तो ओम होगा। अरे प्रतिरोध ही है, लेकिन इसका नाम हमने सुंदर सा रख दिया है प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात? प्रेरणिक प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात? प्रेरणिक प्रतिघात। तो इसका कोई मात्रक बताओ प्रेरणिक प्रतिघात का, तो क्या बताओगे? ओम। I इक्वल्स वी नॉट अपॉन एक्सएल लिख सकते हैं क्या इसके प्लेस पे? क्या ओमेगा एल का मान आज से एक्सएल है? क्या ओमेगा एल कहीं देखोगे तो तुरंत कहोगे ओमेगा एल बराबर एक्सएल? क्या कहोगे या नहीं कहोगे? कहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कि कहेंगे सर कि नहीं कहेंगे। झमसिंग नॉट। तो इसको हमने कहा कि बेटा V हो R हो तो I बन गया। तो I इक्वल्स I नॉट साइन ओ माय गॉड t माइनस पाई बाई 2। बोला समझ में आया? अरे आ गया नहीं आया? तो अगर अब हम लोग कहें कि इसका हम जिराफ बनाते हैं, ये वाला जिराफ, तो सुन भाई, इसको सीखने के लिए, जिराफ इसका सीखने के लिए अलग से आना पड़ेगा तुमको। तो इधर देखो, आज के बाद अगर तुमने तरंग नहीं पढ़ा है, पीछे 11th क्लास में वेव नहीं पढ़ा है या दोलन नहीं पढ़ा, ऑसिलेशन नहीं पढ़ा है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि जब भी समीकरण में, ध्यान देना, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस फाइव, अगर यहां आगे माइनस है तो ध्यान दो, रट लियो, वेव आगे जा रही है, माइनस है तो वेव इधर जा रही है, और प्लस है तो वेव इधर जा रही है। यार लो, उल्टा है, यहां प्लस लगा दिया तो वेव किधर जा रही है? इधर जा रही है। ये वेव को बनाने के तरीके हैं। तो वेव यहां कहां है भैया? अभी माइनस, माइनस का मतलब वेव किधर जा रही है? इधर। तो इसको पकड़ के थोड़ा सा सरकाए लोगे कि नहीं सरका पाओगे? सरकाओगे जब, तो क्या ये वाला पॉइंट थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा? नाइया उड़ गया, दगा कि नहीं दगा? फिर से देखो, हम ये कह रहे हैं थोड़ी देर बाद ये और सरकाओ तो यहां इससे नहीं आ जाएगा? बोलो, था कैसा? ऐसा हुआ कैसा? ग्राफ चल रहा है इधर की तरफ, हेलो, ग्राफ चल रहा है इधर की तरफ, तो थोड़ी देर बाद ग्राफ इतना पहुंच जाएगा क्या? अरे ग्राफवा सरकाने के बजाय हम एक्सिस को पीछे ले जा रहे हैं। मतलब ये है कि हम इधर जा रहे हैं तो तुम पीछे नहीं जा रहे हो क्या? ऐसे भी तो कहा जा सकता है। तो ये देखो, ऐसा ग्राफ, हमने कहा ये और सरकते, बेटा थोड़ा और सरको, तो और सरकने की बजाय हमने इसी को पीछे कर दिया। इसका मतलब है जब वेव में माइनस रहेगा तो वेव इधर चलेगा, तो कुछ इस टाइप का समीकरण बनेगा, वो ग्राफ बनेगा, चल जाएगा। उल्टा सोचो, प्लस है अगर, तो वेव किधर जा रहा है? किधर जा रहा है वेव? उधर जा रहा है। किधर जा रहा है? उधर जा रहा है। तो ये वाला जो शीर्ष है ये थोड़ी देर बाद किधर पहुंच जाएगा? क्या एक्सिस पे पहुंच जाएगा थोड़ी देर बाद? यस। अब इसको सरका के फील करो ना यार, सरका नहीं सरका, तो सरकने के बाद ये खोपड़ियां थोड़ी देर बाद एक्सिस पे आ जाएगी कि नहीं? तो इसको थोड़ी देर बाद सरकाने के पश्चात क्या ये वाली फीलिंग आ जाएगी? अब बोला नहीं आ रहा है क्या? झूठ नहीं बोलना बेटा, नहीं आया तो सुथरे साफ शब्दों में मना करना है ना। पी लो पीते रहो, तभी तो क्लास में पूरा माहौल बनेगा जब पी पी के पढ़ोगे तो, है ना। तो इतना समझ में आया, तो इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं बेटा। इतना बढ़िया पढ़ा रहे, पहला लड़का मिला हमको जो नींद आ रही है। बताओ, पढ़ाना व्यर्थ हो गया हमारा, तो डूब मरना चाहिए। सच्चाई बोलना। If you are bored in physics, most probably you will learn from wrong teacher. रॉन्ग टीचर से आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब गलत टीचर से। मास्टर बदलो, एंड योर टीचर विल बी क्रिमिनल। यस, तो इसका मतलब है आजकल क्रिमिनल का ही जमाना है, क्रिमिनल होना चाहिए।
अदरवाइज कोई पूछेगा नहीं ना। जैसे तुम सीधा हुए, सीधे मुंह कुत्ता भी चाट लेता है ना, लंब से। तो इसको देखो, अब दोनों ग्राफ प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ में तो सबसे झंडू सा आसान सा v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी झम से बन जाएगा। बोलो बेटा, v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी अभी ताजा ताजा बना है अभी तो भाई, ऐसे बन जाएगा कि नहीं? उधर ही रहने देते, दूसरे घर में काहे घुस रहे हो, अपने घर में रहो बेटा। सही बात है कि नहीं? तो v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी का तो यही ग्राफ हो गया। अब i इक्वल्स i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आगे जा रहा होगा कि पीछे? चढ़ गई तुमको? कह रहे माइनस में इधर जा रहा होगा। ये आंसर हमारे समझ में नहीं आया कि इधर जा रहा होगा माइनस में। ये भैया बोल रहे हैं, सौरभ बाबू कह रहे हैं इधर जा रहा होगा। नहीं, जो तुम्हारा सही है वो रख लो। ये वाला सही है तो ये मान लो, ये सही है तो ये मान लो। बात बताओ, तो बताओ कौन सा सही है? ये वाला सही है, इसमें कोई शक? तुम में ले तो अब बताओ माइनस पाई बाई 2 में ग्राफ कैसा बनेगा? देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो ये शुरू करो या फिर दूसरा ऑप्शन है ये वाला। पहला या दूसरा, कौन सा है? दूसरा बिल्कुल गलत जवाब। दूसरे में जब ग्राफ इधर जाता बेटा, पहले ग्राफ इतना था ना, और इधर जब जाता तो ये ऐसे एक्सिस इधर आता ना, तो जब ग्राफ उधर जाता तब ये वाला बनता। बहुराए कुछ बहुराए। और अगर देखो ऐसे, अगर ग्राफ इधर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट थोड़ी देर बाद यहां नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्सिस यहां पहुंच जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला सही है कि इसके नीचे वाला जो था वो सही था? ये वाला सही था ना? यही तो सही है। देखो बोलो, आ रहा है कि झूठे ही खाली? कुछ लोग तो कह रहे हैं यस सर, नो सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, समझ में चाहे कुछ नहीं आ रहा है सर, है ना सर? कुछ लोग तो नींद आ रही है सर। वाह मास्टर फिजिक्स वाले, तुम्हारी क्लास में बच्चे सो जाए, जीना व्यर्थ है इसे मास्टर का। कुछ लोग कह रहे हैं कूद जाओ सर, फर्स्ट फ्लोर पे है। क्या ये ग्राफ करंट का है? मर गए नहीं आया बैल। अब भाई v नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, आई उससे पाई बाई 2 पीछे ना बैल, तो पाई बाई 2 पीछे, तो यही तो ग्राफ है पीछे वाला। कुछ लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कैसे बनेगा सर। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप कह रहे हो पीछे है, ग्राफ बना रहे हो आगे सरकने वाला, फ्यूज उड़ा जा रहा है ना। पीछे है आगे है, ये सिर्फ इससे ये पता चल रहा है कोण देख के, लेकिन नेचर तो ग्राफ का वही होगा ना। आगे चलने वाला ग्राफ कैसा बनता है, पीछे चलने वाला ग्राफ कैसा बनता है, नेचर तो वही रहेगा ना। ए आवा नहीं आया, नहीं आया, तो फेजर भी बना डाला जाए क्या? इसको बना डाला तो लाइव झिंगा डाला। तो फेजर बनाने के लिए V ने कहा कि सर हम V नॉट है, तो वोल्टता से धारा पीछे है कि आगे? पीछे है कि आगे? कितना कम है? माइनस पाई बाई 2, तो 90 डिग्री कम है। तो इससे 90 डिग्री एक तरीका ग्राफ का फेजर का ये है। लेकिन जनरली कौन सा ली? जनरली इस वाले लाइन पे सब लोग करंट ले लेते हैं। यहां पे किसको ले लेते हैं? करंट। कितने एंगल पे करंट लिया है? ओ माय गॉड, टी पे। अब आपको बताना है कि अगर करंट ये है तो वोल्टेज इससे आगे है कि पीछे? आगे है। कितना आगे है? पाई बाई 2। तो ये हो गया क्या वोल्टेज का V नॉट। सही बात है कि नहीं सही बात? तो ये हो गया करंट और वोल्टेज का फेजर। करंट और वोल्टेज का फेजर। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये एंगल गलत है। एंगल यहाँ से V नॉट का एंगल ओमेगा टी है ना,
ये ओमेगा टी है और ये पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, चल जाएगा। एंगल देखने की, ये सब बनाने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। अभी आगे ये सब टेंशन लेना, ठीक है। कुल मिला के ये ध्यान रख पाएंगे क्या कि करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री या फिर वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है, ये इसका फेजर है। क्या आपको फेजर भी समझ में आ चुका है? बेटा नहीं आया है तो फिर से समझा देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए एकदम कायदे से। अरे आ गया कि नहीं आया? तो अब इनका बात कर लिया जाए, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं तो इनकी बात करते हैं। देखो V इक्वल्स V0 साइन ओमेगा टी है। अब हमको पता है C के टर्म में, C धारिता, तो Q इक्वल CV जानते हैं कि नहीं? अरे ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते, पहले ये बताइए। Q इक्वल CV जानते हैं ना? क्या CV नॉट साइन ओमेगा टी है ये? V के प्लेस में V0 साइन ओमेगा टी। अब Q पता है, I निकालना है, कैसे निकलेगा? बटे में T आना चाहिए, तो कैसे? अरे ऐसा डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में। dq बाई dt ही तो I होता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन, अवकलन करो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, कौन सा कलन? ए बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है? dq ओवर gt cv नॉट छोड़ दीजिए, g ओवर gt sin ओमेगा t, ओके। dq ओवर dt इज I, सही बात है? नहीं सही बात। cv नॉट तो ऐसे रहने दीजिए, sin ओमेगा t का माइनस cos ओमेगा t होता है नहीं होता? सिर्फ cos। बहुत बढ़िया जवाब। कुछ लोगों ने माइनस पे भी हाँ कर। समाकलन होता है माइनस, अवकलन प्लस होता है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, cos ओमेगा टी। लेकिन जिसको ये टी थोड़ी था, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को फिर से अवकलन करो तो क्या हो जाएगा? ओमेगा सी ओमेगा, इसमें नहीं, इसमें सुधार cos ओमेगा टी। अब ये कहे कि सर आप इन्हीं से तो तुलना करना चाहते हो, तो हमको साइन में बदल दो, मजा आ जाएगा सर। हमने कहा बिल्कुल बदल देंगे बेटा, V0 C ओमेगा, cos ओमेगा टी को ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अच्छा यहाँ प्लस वाला लेने में क्यों फायदा है? क्योंकि चाहे इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे माइनस लेना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि जब ये अंदर में माइनस आएगा ना तो इसको तो प्लस बना देगा, इसको तो माइनस बना देगा, तो उसमें कोई टेंशन, मतलब ये हमारा ओमेगा टी प्लस होना चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ ओमेगा टी सीधे सीधे प्लस नहीं है, तो कुल मिला के शकल तो कुछ कुछ मैच करने लग गई। लेकिन अब ये लोग ग्रीन मैंगो मच लोग परेशान कर रहे हैं ना हम लोगों को, कह रहे सर हमको भी आपको करंट बनाना पड़ेगा। तो ये कहे कि V0 हमने अपना तो काम पूरा कर लिया है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तो हमने कहा बेटा तुम सी ओमेगा नीचे चलोगे क्या? तो कहे हमको ऐसे ले जाना पड़ेगा। बोलो नीचे ले जाओगे तो ऐसे ही तो लाओगे? नहीं आया, क्योंकि अब पलटो ऊपर पहुंचेगा तो सी ओमेगा हो जाएगा ना, तो 1/, में करके लाना पड़ेगा। नहीं आया, घर की खेती थोड़ी है इसको बटे में ले आओगे खाली, तो 1/, में लाओगे, जिससे अब देखो पलट के वही तो है ये। बोलो बेटा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इतने में कोई टेंशन? तो अब इससे हमने बात की बेटा तुम प्रतिरोध बन जाओ। नहीं सर प्रतिरोध तो हमने कहा तुझे भी मैं प्रतिघात कहूं, तो कहे कि बिल्कुल सर हमको भी प्रतिघात कहो। तो हमने कहा तुमको मैं कौन सा प्रतिघात? धारतीय प्रतिघात कहूंगा। तो इधर से देखो प्रतिघात, इन्होंने कहा प्रेरणिक प्रतिघात, तो इन्होंने कहा भारतीय प्रतिघात, गमागम। कौन सा प्रतिघात है ये कौन सा
इसको हमने कहा बेटा तुम्हें हम XC से प्रदर्शित करेंगे। ये भी खुश, हम भी खुश। ये नहीं तुम कह रहे हो बेटा, ये तुम्हारी आत्मा बोल रही है। तो V नॉट अपॉन XC साइन ऑफ माई गॉड t प्लस पाई बाई 2। अब देखो याद क्या रख पाएंगे, XC इक्वल्स 1 अपॉन ओमेगा c होता है, नहीं? XC इक्वल्स 1 अपॉन ओमेगा c। बोलो बोलो बोलो, XC इक्वल्स 1 अपॉन ओमेगा c। बोलो XC इक्वल्स 1 अपॉन ओमेगा c। क्या 1 अपॉन ओमेगा c है XC के प्लेस पे? किसी ने पूछा XC का मात्रक बताओ। ओ क्यों, ये भी तो प्रतिरोध ही है। अगर ये प्रतिरोध नहीं बना तो ये करंट बनेगी नहीं। सही बात है कि नहीं सही बात? तो क्या इसको I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है? बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बोलो लिखा क्या ये सब तुम्हें खुद से सीखना है, खुद से करना है? अभी फेजर नहीं बनाया, सॉरी, इसका फेजर और बना दिया जाए ना, तो इसका फेजर देखो कैसे बनेगा। फेजर के लिए यही छोटा सा खोपचा ले ले, बोलो चल जाएगा क्या? तो पहले तो आपको ये वाला आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये तो V का ग्राफ बन गया, सभी जानते होंगे थट से। अच्छा ये करंट आगे है कि पीछे है? आगे है, करंट आगे है। तो प्लस वाला ग्राफ कौन सा बनता है फिर से पूछेंगे। यू हैव 2 चॉइसेस, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। 1 या 2 कौन सा सही है? 1 या 2? 1 सही बात है कि नहीं सही बात? इस बार सही जवाब आया। कुछ लोग सोच रहे 2 बोलने वाले थे, कहो तो सर ने बता दिया कि 1 भी सही है, नहीं तो मन लगा के हम क्यों बोलते। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो वोल्टेज का ग्राफ है। करंट का ग्राफ क्या ऐसा बनेगा? बोलो बेटा, क्या कहानी समझ में आ चुकी है अच्छे से? क्या गवादी में दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है? अरे हो चुकी है क्या? तो फेजर भी तो रो रो के कह रहा है सर हमको भी बना दो सर। तो हमने कहा तुमको भी बनाएंगे बेटा, काहे के लिए? जब हमने अच्छे अच्छे को बना डाला तो तुमको क्या, तुम कौन सी बला हो, तुमको भी बनाएंगे। तो देखो जगह की कमी के कारण यहाँ छोटा सा इसे V नॉट दिखा दिया जाए। I नॉट अगर E है तो वोल्टेज इससे पीछे है कि आगे है? पीछे। वोल्टेज इससे पीछे है, तो ये है V नॉट। अगर इसको V नॉट कहोगे तो वोल्टेज इससे आगे हो जाएगा, I नॉट सॉरी। अगर इसे V नॉट बोलोगे तो I इधर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ओवरऑल इसका तीनों का आपका घटना आपने सीख लिया। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करो और आप अच्छे से खुद से ट्राई करो और आंसर बताओ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये LR परिपथ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन। तो ये L है, ये R है, तो LR परिपथ। तो एक तो ट्रिक याद कर लो, इतनी देर से जो हमने पढ़ा उसके लिए एक तो ट्रिक याद करो। IPL तो सुने लो, IPL मैच जो होता है ना, IPL याद कर लो दिमाग में, जब जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा इस सब टॉपिक में। I माने इंडक्टर। इस प्रेरकत्व को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टर। प्रेरकत्व को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। और P को बोलते हैं पोटेंशियल। L माने लीड। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। लीड माने आगे रहता है, याद रखो। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, आईपीएल से याद रखना। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। इंडक्टर में पोटेंशियल माने विभव होता है, पोटेंशियल माने विभव। तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता। अगर एक चीज याद रहे, अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा तो कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग करेगा। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, एक याद कर लो। जैसे शुद्ध प्रतिरोध वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों सेम में होते हैं। मतलब धारा और वोल्टा समान कला में होते हैं, तो इसमें प्रतिरोध में कोई टेंशन ही नहीं है। इंडक्टर में हमको पता चल गया पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड। तो इसका मतलब है कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग करेगा, तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो इसका देखिएगा आई इधर है ना, आई नॉट, तो वी नॉट भी तो इधर ही होगा, वी नॉट भी तो इधर ही होगा। बोलो
इतने में कोई टेंशन, सेम फेज में होते हैं। अगर इसका आई नॉट इधर ले लिया जाए तो इससे पोटेंशियल लीड करता है लैग करता है? अब घटे हैं कारण लैग करता है। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अरे बेटा तो ये वी नॉट हो जाएगा, बोलो। अब इसको अगर हम इम्पीडेंस ग्राफ, कौन सा ग्राफ? इम्पीडेंस ग्राफ, प्रतिबाधा आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। किसके द्वारा? प्रतिबाधा। तो देखो देखो वी नॉट ये रेजिस्टेंस है तो इसको आर लिख दो, आई नॉट आर। ये एल है, आई नॉट एल, वी नॉट एल। तो वी नॉट आर बराबर वी बराबर आई आर होता है ना, आई नॉट आर ऐसे लिख सकते हैं। आर में आर नॉट तो होता नहीं है ना, रेजिस्टेंस वी बराबर आई आर। तो आई नॉट सब में है, ठीक? या आई नॉट रेजिस्टेंस का लिख लो, ऐसे चल जाएगा, या आई नॉट ही रहने दो। करंट तो दोनों में सेम ही है ना, सब में आई नॉट इधर ही है, तो ये भी आई नॉट, चाहे रेजिस्टेंस का हो चाहे इंडक्टर का हो, तो आई नॉट ये एक ही दिशा में है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम पोटेंशियल को आगे पीछे वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो ऐसे ही वी नॉट एल क्या होगा? आई नॉट, बोलो। प्रतिरोध क्या होता था इसमें? इंडक्टर में प्रतिरोध क्या होता था? एक्सएल। ये तो जानते ही हो। तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सिस के अलोंग आई नॉट को प्रदर्शित करते हैं, देखो आई दोनों का इधर ही है, तो आई नॉट तो ऐसे ही प्रदर्शित कर दिया। अब वी नॉट को देखो, वी नॉट आर इधर होगा कि नहीं होगा? और इधर वी नॉट एल होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो अगर एक, अच्छा इसको सदिश आरेख बोलते हैं। कौन सा आरेख? सदिश आरेख, वेक्टर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बनाने जा रहे हैं? ये है स्केलर, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित करने जा रहे हैं, सदिश रूप में। तो इसीलिए इस आरेख का नाम क्या है बेटा? सदिश आरेख। कौन सा आरेख? सदिश आरेख। तो देखो अगर एक लोग ये है एक लोग ये है, दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो परिणामी समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना पड़ता था ना। तो ये हो गया परिणामी। ये क्या हो गया? परिणामी। वी नॉट किसका किसका है? एल और आर का, तो इसलिए इसके परिणामी का नाम दिया वी नॉट एल आर। और ये कितने कोण पर है? सपोज ओमेगा टी कोण पर है। कितने कोण पर है? ओमेगा टी कोण पर। तो क्या वी नॉट एल आर इसको निकालना हो तो ये त्रिभुज बन गया है क्या? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। तो देखो वी नॉट एल आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, बोलो। ए नहीं आया बेटा, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इधर जो स्क्वायर था रूट में बदल दिया, चल जाएगा। वी नॉट आर की जगह आई नॉट आर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर। वी नॉट एल की जगह आई नॉट एक्सएल लिख सकते हैं, बोलो। आई नॉट स्क्वायर कॉमन हो रहा है क्या? बोलो। क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई बाहर आ जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या यहां से ये वी नॉट एल आर है, तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट एल आर अपॉन अंडर रूट, ये छोटा सा एल आर लिखा है, नहीं तो तुम बड़ा सा मान लो, वी नॉट एल आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिख दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट एल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल। इतने में कोई कष्ट हो तो बताओ। एकदम इसको देख लीजिएगा, ये सीख गए तो अगला वाला तो तुरंत सीख जाएंगे, सेम जैसा ही होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? रिस्पॉन्स दिया करो। तो ये हो गया सदिश आरेख, ठीक।
अभी इसके बाद अब यहां से ये तो हमने ये निकाला, कला कोण ओमेगा टी भी तो निकाल सकते हैं। ये फाई कोण मान लो, कितना मान लो, ओमेगा नहीं फाई मान लो, क्या मान लो, फाई। तो फाई कला कोण कुछ होगा, फाई हमको नहीं पता, परिणामी का जो कोण है ये इन दोनों के से फाई कोण होगा। तो यहां से tan फाई निकाल सकते हैं क्या, tan फाई, जब भी कोण निकालना हमेशा tan निकाला जाता है। तो tan फाई बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, बोलो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, बेस, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बेटा, v नॉट l, और आधार कितना है, v नॉट r। v नॉट l की जगह i नॉट xl और i नॉट r, i नॉट कट गया। तो tan फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, xl अपॉन r। तो फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स xl अपॉन r। तो ये भी कला कोण मिल गया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद प्रतिबाधा आरेख, प्रतिबाधा, अच्छा हाँ ये टर्म नहीं बताया कि जो ये R है, देखो V अपॉन R, प्रतिरोध ये भी तो है, ये भी तो प्रतिरोध है। अरे तभी तो, प्रतिरोध नहीं होगा तो करंट कैसे होगा, ये करंट है तो V अपॉन R ही तो होता है। तो यहाँ जो R है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Z। इसको बोलते हैं एडमिटेंस। Z क्या है, एडमिटेंस। Z क्या है, एडमिटेंस। प्रतिबाधा, वो सॉरी इंपीडेंस, सॉरी Z क्या है, इंपीडेंस। Z क्या है, इंपीडेंस। प्रतिबाधा, Z क्या है, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा, ये प्रतिबाधा है, इसका कोई मात्रक पूछे तो क्या बताओगे, ओम, क्योंकि ये भी तो प्रतिरोध है। इसमें बहुत सारे प्रतिरोध आ जाते हैं तो फ्यूज एकदम उड़ जाता है। तो अभी तक आपने 3-4 प्रतिरोध पढ़ लिया। एक तो R तो प्रतिरोध था ही, फिर कौन सा, प्रेरणिक प्रतिघात XL और घातीय प्रतिघात, फिर आप क्या पढ़ रहे हो, प्रतिबाधा। तो अब प्रतिबाधा पढ़ने से फायदा मिला कि अब आगे जितने लोग कॉम्बिनेशन वाले हैं सबको हम लोग प्रतिबाधा ही बोलेंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, ये चल जाएगा क्या। अब इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, Z यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे चाहो तो, कि V नॉट LR अपॉन Z, ऐसे भी लिख सकते थे। तो Z को कहते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा आरेख भी बनाना होता है, प्रतिबाधा आरेख। इम्पीडेंस इम्पीडेंस ग्राफ या डायग्राम, इम्पीडेंस ग्राफ डायग्राम। तो अब देखो, सिर्फ आप I नॉट इधर दिखा दीजिए, यहां पे R दिखा दीजिए, यहां पे XL दिखा दीजिए, R दिखा दीजिए, XL दिखा दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। बस V की जगह V बराबर I नॉट R, I नॉट, तो सब में I नॉट तो इसी अक्ष पे आ गया है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब R है, ये XL है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL, ये हो जाएगा, टेंशन ही खत्म है। ये कितना कला कोण है, कोण तो वही रहेगा फाई, चल जाएगा। अब जो परिणामी तरंग है, ये परिणामी का ग्राफ आपको मतलब समीकरण लिखना है। तो परिणामी वोल्टता ये है, परिणामी वोल्टता ये है ना, तो परिणामी वोल्टता का ग्राफ अगर हम लोग ऐसे कह रहे हैं, V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी, किसका है ये, परिणामी वोल्टता का, V नॉट LR का, किसका है, परिणामी वोल्टता का समीकरण। तो परिणामी धारा ये है ना, दोनों की धारा इसी अक्ष पे तो है, तो परिणामी धारा का समीकरण क्या हो जाएगा, ध्यान देना, I इक्वल्स I नॉट, यहाँ B ही रहने तो मतलब बताने के लिए हम बता रहे थे कि V नॉट LR है। तो परिणामी धारा का समीकरण I इक्वल्स I नॉट साइन। अच्छा, धारा इस वोल्टता से पीछे है कि आगे है, ये वोल्टता है परिणामी, और परिणामी धारा कौन है, यही तो है। दोनों की धारा इसी के अक्ष पे है, तो देखो इसकी भी धारा इसकी धारा, तो धारा तो इधर बना दिया है,
तो परिणामी धारा ये है और परिणामी वोल्टता ये है। कौन आगे है? वोल्टता आगे। तो हम पूछ रहे हैं वोल्टता से धारा पीछे। अच्छा, वोल्टता को हम इसी रूप में क्यों लिख रहे हैं? आज तक हम इसी रूप में लिखते हैं। तो V = V0 sin ओमेगा t। तो उससे धारा पीछे कि आगे है? पीछे। कितना पीछे है? चित्र देख के बोला करो, अंधराए ना रहा करो। कितना पीछे है? ये वोल्टता है और ये धारा है। वोल्टता से धारा कितना पीछे है? फाई पीछे है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई की माइनस फाई? माइनस फाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका भी ग्राफ बनाने को होता है, बनाना होता है। तो देखो V = V0 sin ओमेगा टी, ये हो जाएगा। माइनस फाई का मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा? नीचे से शुरू होगा। बिल्कुल, मतलब दो ऑप्शन थे, एक ऊपर से ग्राफ शुरू करो और एक नीचे से। तो कौन सा ग्राफ होगा? नीचे वाला। तो इसका मतलब है थोड़ा सा। ये किसका ग्राफ है जो डॉटेड बनाया है? आई का, परिणामी धारा का। और ये किसका है? परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट का ये ग्राफ है। चल जाएगा? इतने स्टेप है, समझ लो। सबसे पहले सदिश आरेख की सहायता से आपको कैलकुलेशन करना है, फिर टैन निकालना है, फिर प्रतिबाधा आरेख बनाना है, फिर परिणामी वोल्टता धारा का समीकरण लिखना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। स्टेप से ध्यान रखोगे तो ही ध्यान रह पाएगा, नहीं तो ध्यान नहीं रह पाएगा। तो उसका ग्राफ बना दिया। उसके बाद क्या करना है? एक फेजर और बचा है ना, भूल गए फेजर को, तुम याद ही नहीं रखे हो। फेजर और बचा है ना। तो फेजर बनाने के लिए देखो, हमने ये लिया V0, I0 को इसी पे प्रदर्शित कर दीजिए। अब I0 दोनों का, इन दोनों का I0 इसी पे प्रदर्शित कर दिया, इसी लाइन पे। तो यहां पे एक V0 भी तो है, किसका? R का। और V0 L किधर है? इससे 90 डिग्री आगे कि पीछे है? 90 डिग्री आगे है। तो 90 डिग्री आगे यही तो बनेगा। तो V0 L। अब इसका जो परिणामी आएगा वो कहीं यहां आएगा ना। ये बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर देखिएगा, जो ये V0 R है उसका समीकरण था ओमेगा टी ना। तो ये कितने कलाकोणों पे हमने शुरू किया था? ओमेगा टी। और परिणामी धारा से कोण कितना है? ये पाई। ये परिणामी आया है दोनों का, सही बात है। V0 L और V0 R का ये परिणामी है, समझे? तो ये इसको कहते हैं फेजर आरेख। इस डायग्राम को फेजर डायग्राम बोलते हैं। इसमें सब दिखा दिया गया है। अरे दिख नहीं रहा? करंट भी दिखाया है, वोल्टेज का, दोनों का वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज ये आया है। तो ये रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज ये हो गया। तो ये फेजर हो गया। इतने स्टेप है इसमें, समझ में आ गया हो? तो एकदम जैसे सी वाला बताएंगे तो लगेगा रिवीजन हो रहा है। तो एक बार सी वाला बता देते हैं ना, रिवीजन करा दे एक हिसाब से, चल जाएगा ना। फोटो खींचना हो तो खींच सकते हो। एक बार वीडियो पॉज करके आप अपने मन से कर भी सकते हो। इसको अच्छे से कर लीजिएगा इन सबको, नहीं तो आपको आएगा नहीं भाई। देखिए, अब इसमें I0 भी इधर ही है, V0 R भी इधर ही है ना। इसमें बताओ, I0 भी इधर ही है और V0 I0 इधर ही, और V0 किधर है? V0 से ये तो ऊपर है, नीचे रहेगा। सी लगा है, बैल नीचे रहेगा, नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? V0 C। ठीक। अब इसको अगर हम इसमें बनाए सदिश आरेख, कौन सा आरेख? वेक्टर ग्राफ या वेक्टर डायग्राम। सदिश आरेख में V0, वो I0 तो दोनों का इधर ही है, इसका V0 R इधर ही है और इसका V0 C इधर ही है। इसका ये रिजल्टेंट आ जाएगा क्या? ये फाई कोण पे, बोलो। अब इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? V0 RC या CR, V0 CR ना। तो V0 CR निकाल सकते हैं, बोलो। अंडर रूट, बोलो, V0 R² प्लस V0 C²। एकदम रिवीजन चल रहा होगा, देखो
आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सी स्क्वायर, यही तो था। आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा बेटा, वी नॉट सी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्सी स्क्वायर को जेड लिख सकते हैं। तो ये हो गया, आई निकल गया। जेड बराबर इतना है, एक्सी की जगह पे ओमेगा सी भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, 1 अपॉन ओमेगा सी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से tan भी तो निकल सकता है, tan फाई इक्वल्स बोलो वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर, वी नॉट सी को आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट आर, आई नॉट कट गया, एक्सी की जगह एक्सी अपॉन आर रहने दो, एक तो ये बन गया, एक्सी की जगह 1 बटे ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। तो ये tan फाई का 2 फार्मूला हो गया, ये भी चल जाएगा। फाई इक्वल्स tan इनवर्स एक्सी अपॉन आर ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या बनाया था याद करो, फेजर नहीं, प्रतिबाधा आरेख, इंपीडेंस ग्राफ, प्रतिबाधा आरेख बनाया था, याद ही नहीं आ रहा है। प्रतिबाधा आरेख कैसे बनाया था, पहले आई नॉट दिखा दिया, फिर यहाँ पे आर दिखा दिया, फिर यहाँ पे एक्सी दिखा दिया, ऐसे ही तो। उस बार एक्सेल दिखाया था, इस बार एक्सी दिखा दिया। तो ये आ गया एक्स, वो जेड क्या आ गया, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यही तो होगा। ये इंपीडेंस ग्राफ हो गया। अब इसके बाद क्या किया था, परिणामी वोल्टा और धारा का ग्राफ लिखा था। तो परिणामी वोल्टा को v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या, v इक्वल्स v नॉट, परिणामी का लिख रहे हैं ये पूरा, किसका लिख रहे हैं, परिणामी का, v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी। आई पीछे है कि आगे है उससे, वोल्टता से, अरे ये परिणामी परिणामी वोल्टता ये है, परिणामी वोल्टता ये है। तो इसका समीकरण हमने लिखा है, इससे करंट परिणामी करंट यही तो है। परिणामी करंट आगे है कि पीछे, इससे ऊपर है ना, आगे है। तो क्या हो जाएगा बोलो समीकरण, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आगे को माइनस बोलते हैं भाई, प्लस कितना आगे है, फाई। इस वोल्टेज, ये परिणामी वोल्टता है, से परिणामी धारा फाई आगे है कि नहीं है। तो ये हो गया। अब इसको ग्राफ में भी तो प्रदर्शित किया था, तो v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी, तो झम से ये हो गया। अब उसके बाद आई नॉट में साइन ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस वाला ग्राफ ऊपर से बनता है नीचे से, ऊपर से ऐसा। तो ये है ग्राफ v का, और ये डॉटेड वाला बना है आई का, ये हो गया। इसके बाद क्या बनाया था, फेजर। इसके बाद क्या बनाया था, फेजर। तो अब शॉर्टकट दिख रहा होगा आपको, देखो पहले यहाँ पे ऐसे क्या दिखाया था, बोलो आई नॉट दिखाया था इस लाइन पे ना, आई नॉट, और यहाँ पे क्या दिखा दिया था, वी नॉट आर। इससे ये वोल्टता से धारा क्या थी, ज्यादा पीछे थी, आगे थी। इस V नॉट R से V नॉट C पीछे है कि आगे है, ये V नॉट R दिखाया है ना, इससे V नॉट C पीछे है, V नॉट C पीछे 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट कहीं आ जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया परिणामी V नॉट RC, क्या हो गया, V नॉट RC। अच्छा ये ओमेगा टी कोण है, सही बात है, और करंट से वोल्टेज फाई, ये फाई, सही बात है कि नहीं, बोलो समझ में आया फेजर कि नहीं आया, बोलो भाई। कोई चीज इसमें से नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो, आ गया ना सब चीज अच्छे से। तो इसको भाई यहां तक आपको करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।